सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने मैग 10 के लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही मैंने इसमें डाले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से वो क्वेश्चंस है। भाई मैकॉली का जो ये माइन्यूट है ये आप लोगों को देखना है। फिर देखो सर्कमस्टांसेस इन विच इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंडिया, ये बहुत बार आया है। सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स इन इंडिया। ठीक है, एंड फिर राजा राम मोहन रॉय जी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। राजा राम मोहन रॉय एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी है इसमें, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ट्रेवलियान के भी है, ट्रेवलियान के भी क्वेश्चंस है। देखो ये रहे राजा राम मोहन रॉय, मैकॉले। तो जो ये इन फेमस फिगर्स के क्वेश्चंस है ना, वो तो आप प्रिपेयर करना ही करना। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से एनालाइज करके जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, जैसे एक तो सर्कमस्टांसेस इन विच इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया एंड राजा राम मोहन रॉय एंड मैकॉले एंड जो ये ट्रेवलियान है, इनके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड आइडियाज़ थे, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे मैंने इसमें आपके लिए डाल दिए हैं। तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को खुद ऐसा लगे कि मैं हमारे पास तो अभी भी एक्स्ट्रा टाइम है, हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें और भी जो क्वेश्चंस आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद ये क्वेश्चन भी आ जाए, तो वो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि है ना, इसने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश कैसे करें इंडिया में। ओके, अदरवाइज तो जो ये मैंने मेन क्वेश्चंस यहाँ पे 4 आप लोगों के लिए दिए हैं, जिनके आंसर्स मैं इस पीडीएफ के साथ अटैच कर रही हूँ, यही आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। ओके, अगर आप लोगों ने मेरी बाकी की सारी वीडियोस देख ली है जो मैग 10 से रिलेटेड है ना, तो आप लोगों के लिए ये पीडीएफ मिला के, ये वीडियो मिला के ऐसा समझ लो आपकी 100% प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आपके पास बहुत सारा कंटेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, अगर आपने ये वो सारी वीडियोस नहीं देखी है, डायरेक्ट लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो देख रहे हो, तो मैं कहूँगी अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट मेरे वो पीडीएफ से पढ़ ज़रूर लेना, एक बार नज़र मार लेना। कभी कभी ऐसा होता है एक आधी बार कि भाई हमारे पास आउट ऑफ द ब्लू कुछ एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि वो हमेशा चॉइस में होंगे। ठीक है, तो आप तब भी हैंडल कर पाओगे सिचुएशन को। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही आप ऐसे हैरान परेशान हो जाओगे कि अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कहाँ से आ गया। सब कुछ सिलेबस में से होगा। सारे टर्म्स मैंने एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे, सारे ब्लॉक्स के जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें डाली है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करी। ठीक है, एक बार इस जो एग्ज़ाम है ना, इसका फॉर्मेट समझ लो जल्दी से। देखो आप लोगों के पास ना 2 पैटर्न में आ सकता है ये पूरा एग्ज़ाम। या तो आप लोगों का 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस की चॉइस दे देंगे ये लोग, डायरेक्ट सीधा सीधा बोल देंगे कि ये 8 या 9 क्वेश्चंस है आपके पास, इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 करने हैं। तो आपको भाई हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है ना, 100 नंबर का आपका पूरा ये एग्जाम है। तो अपने हिसाब से जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आते हो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेना, ये इजी तरीका रहेगा। दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें ना ये आपको 15 क्वेश्चन देंगे, उसमें क्या करेंगे 3 सेक्शन बना देंगे, ए बी सी। जो ये ए सेक्शन है इसमें 6 क्वेश्चन डाल देंगे, बी में 5 डाल देंगे एंड सी में 4 डाल देंगे। और ये बोलेंगे कि इन तीनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो 3 क्वेश्चन तो आपको तीनों सेक्शन में से करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 क्वेश्चन आपकी खुद की चॉइस रहेगी, बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे ब्लॉक 1 से ही पूछे गए हैं। अगर आप ब्लॉक 1 के क्वेश्चंस की लिस्ट देखोगे ना, तो मतलब ये जो दूसरा वाला पैटर्न था जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, उन 15 क्वेश्चंस में ज़्यादातर 2, 3 या कभी-कभी 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं ब्लॉक 1 से। ओके, तो ब्लॉक 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर जाना। ठीक है, मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें डाल ही दिए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आप लोगों को वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मैम आपने जो एग्जाम में कुछ आपने जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन दिया था ना, मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आया है, देखो। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप। पॉइंट्स मैंने देखो बहुत ही सिंपल ईजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए कुछ भी डिफिकल्टी होने वाली है नहीं। मैं यहाँ पे देखो ए टू जेड अब दोबारा से एक एक करके सारे पॉइंट्स नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। मैं बस यहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस बता रही हूँ कि जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एंड उनका देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है।
आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बस अब वो आपको पढ़ना है। एंड यकीन मानो इसको आधे से पौना घंटा लगना है पूरी पीडीएफ को ख़त्म करने में। ठीक है, जो आपको ऐसे फैक्चुअल डिटेल लगे कि ये तो मैं भूल सकता हूँ कि भाई ये, जैसे राजा राम मोहन ने रॉय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को कब लिखा था लेटर, क्या लिखा था उसमें। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स ऐसी है जो एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप वो डिटेल्स गलत कर दोगे तो शायद आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स लिख के चले जाना कि हाँ ये एग्जैक्ट इस टाइम पे ये सिचुएशन थी, तब वो लेटर लिखा गया था, उसमें राजा राम मोहन रॉय जी ये बात कह रहे थे। ठीक है, तो हमें अपना जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना वो लेकर चलना है और उसी तरीके से प्रेजेंट करने हैं अपने आंसर्स। फिर हमारे जो सेकंड ब्लॉक है ना, इसमें आपको पता है हमारे जो ये 3-4 मेन राइटर्स थे इंडिया के जो शुरुआती टाइम में थे, है ना, मधुसूदन दत्त हो गए, तोरू दत्त हो गए, एंड एक और थे ना हेनरी डेरेजियो। तो हेनरी डेरेजियो के तो एक भी क्वेश्चन इसमें मैंने देखे ही नहीं। जितने मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन खंगाल के देखे थे, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला उसमें। तो मधुसूदन दत्त जी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, फिर तोरू दत्त जी की भी थी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके डाल दी है, कैन तोरू दत्त बी कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर। तो इसके सारे पॉइंट्स लिख देना, अर्ली इंडो इंग्लियन वॉइस, मेजर वर्क्स लिख देना इनके। ठीक है, एंड आप इनकी पोम्स भी मेंशन कर सकते हो। सीता इनकी एक बहुत फेमस पोम है, फिर द कैजुअरिना ट्री। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी बाकी मैग्स भी पढ़े होंगे ना जो मतलब इनसे रिलेटेड है, तो आप पता है सारे मैग्स में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरलिंक्ड होती है, उससे बड़ा आसान हो जाता है आंसर करना। बट आई डोंट नो आपने क्या कॉम्बिनेशंस लिए, एनीवेज आप लोग ये आंसर कर देना, बड़ा बड़ा ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, एक बार पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। फिर हमारे माइकल मधुसूदन दत्त जी का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ जाना भाई, इनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, द कैप्टिव लेडी कब आया है, विजन्स ऑफ द पोएट, क्या इन्होंने इसमें लिखने की कोशिश करी है, क्यों इन्होंने बाद में अपनी लैंग्वेज इंग्लिश से बंगाली शिफ्ट कर ली। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा बिगनिंग ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल। इसमें सिर्फ एक ही नॉवल है हमारा, है ना, राजमोहन वाइफ। तो जो इसमें हमारा मंताग्नि का कैरेक्टर है उसके बारे में पूछा गया है, मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स पूछे गए। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने कवर कर दी है। बाकी इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिला। इनफैक्ट ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक से क्वेश्चंस ही बहुत कम आए हैं। देखो ना मैंने कितने से क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, मुझे इसके क्वेश्चन ज़्यादा मिले ही नहीं। ठीक है, जो मिले हैं वो ज़्यादा इसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस ही है। तो आप बड़े इजीली इनको टैकल कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप इसको आंसर कर लोगे। ठीक है, तो मैंने ये बहुत अच्छे से नॉवल पूरी समझाई हुई है, मंताग्नि का क्या रोल था उसमें। ठीक है, एंड मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या है, सेंसेशनल प्लॉट, हीरोइक एंड विलेनस कैरेक्टर्स, इमोशनल एक्सेस, अनरियलिस्टिक कोइंसिडेंसेस, विक्टिमाइज्ड हीरोइन। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। फिर ब्लॉक 4 में डिफरेंट इंग्लिशेस। ठीक है, कि हमारा लिटरेचर, सोशल फोर्स, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअलिज्म, इसका मतलब किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश के ऊपर। फिर नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश, इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिले। फिर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कमीशंस थे, ठीक है, वो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इसका क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ओके, तो ये देखो मैंने सारे के सारे आपको अच्छा इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ना, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैंने पूरी एक इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैलती चली गई और ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। अब मेरे जो पुराने वीडियोस है उसमें जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आपके दिमाग में जो डाउट है ना इंग्लिश को लेकर कि भाई ये दुनिया की इतनी बड़ी लैंग्वेज कैसे बन गई, क्या रेनासांस का इसमें रोल था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रोल था, जो यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज बाकी दुनिया से पहले होने लगी उसका क्या रोल था। ठीक है, ट्रेड यहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए ट्रेड किस तरीके से इतना वैल्यूएबल बना लिया। ओके, एंड एक टाइम था जब यहाँ पे भी बाकी दुनिया से ना ज़्यादा अंधकार भी छा गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से जो है लिख सकते हो। ओके, फिर हमारे जो ये कमीशंस है, एजुकेशन कमीशंस, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा मैंने, यहाँ पे सारे के सारे ही डाल दिए। देखो राधा कृष्ण कमीशन जो हमारी यूजीसी ग्रांट वाली थी, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी, एनईपी,
ओके। तो आप ये सारे के सारे पढ़ सकते हो। इसमें आप लोगों को मैं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कमीशन के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये आ गया तो आपके पास तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा अपने आप से भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। मेरा जो पीडीएफ है उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी 20 मार्क्स के लिए इनफ नहीं होगी भाई। वो आपको आइडिया दे देगी, शायद 10 मार्क्स के लिए इनफ होगी, आप लोग उसमें सोच-सोच के लिख सकते हो और लेकिन 20 मार्क्स के लिए तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा थोड़े से फैक्चुअल डिटेल्स पता होने चाहिए। तो इन सारे कमीशंस के बारे में ना आप अच्छे से और पढ़ जाना। स्पेशली कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। बाकी ये लोग ये वाली छोड़ देना, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये छोड़ सकते हो आप, ठीक है। ओके, हाउ डज बायलिंगुअलिज्म इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? भाई हम सभी जो लोग हैं, सभी की लैंग्वेज, किसी की भी ऐसे मदर टंग इंग्लिश तो नहीं है ना। तो सभी की बायलिंगुअलिज्म हो गई। हम एक बायलिंगुअलिस्ट कौन होता है, जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता है। ऐसे ही मल्टीलिंगुअलिस्ट कौन हो गया, जो दो से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो एक इंसान जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उस इंसान को इंग्लिश सीखने के लिए किस तरीके से मतलब एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? तो उसका इन्फ्लुएंस बताया है कि इंग्लिश के यूज़ के लिए क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कोड स्विचिंग इसमें आ जाएगा, कोड मिक्सिंग आ जाएगा। ये सारे टर्म्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके। एंड लैंग्वेज में इनोवेशन आ जाएगी, क्योंकि हम अपने हिसाब से, अपने एक्सेंट के हिसाब से उसमें जब हम ट्रांसफर करते हैं ना सेंटेंसेस को, है ना, अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई वांट कि आप वो पीडीएफ्स भी दोबारा पढ़ ले, टाइम है तो वीडियो ही देख ले, ताकि एक जो होता है ना वर्बल हम किसी के एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इंस्टेड ऑफ हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़े। ठीक है, जब हमने एक बार सुन लिया, फिर पढ़ लिया, फिर वो हमारे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। ओके। फिर नेटिवाइज्ड आपको बताना है कि भाई इंडिया को हमने नेटिवाइजेशन कैसे करा। नेटिवाइजेशन मतलब होता है कि अपने ही हिसाब से उसको अडेप्ट कर लेना, अपने ही लोकल तरीके से उसको ऐसे ढाल लेना जैसे ये लैंग्वेज हमारी ही थी हमेशा से। ओके। तो पहले इसका मीनिंग समझा देना। अडेप्टिंग इंग्लिश टू लोकल लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट, क्रिएटिंग रीजन स्पेसिफिक वेराइटीज। अब आप देखोगे ना भाई, इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया स्टेट है, नॉर्थ इंडियन सारी स्टेट्स है, उसकी इंग्लिश का एक्सेंट अलग होगा, साउथ इंडियंस का अलग होगा, नॉर्थ ईस्टर्न का थोड़ा अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है भाई, ये सारे बता सकते हो। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ इंग्लिश टीचर इन इंडिया। फिर डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ टेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेली मतलब क्या होता है, टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, देखो इतने ही क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादा, ठीक है। तो आप ये मैंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि भाई लैंग्वेज फैसिलिटेटर होगी, कल्चरल मीडिएटर होगी, एजेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी मोबिलिटी होगी, करिकुलम लिमिटेशंस, चैलेंज ऑफ मिक्स्ड एबिलिटीज, नेशन बिल्डर। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ ऐसे टेंशन की बात नहीं होती। फिर डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ टेली। आप ये शुरुआत से बता सकते हो, 17 18 सेंचुरी से, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर मैकॉले का फेज आया, फिर कॉलोनियल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हमारे जितने भी कमीशंस आए थे। अब यहाँ पे भी देखो आपको और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैंने तो बहुत छोटे में दिया है ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी लागू किया गया। फिर कंटेम्प्रेरी फेज मतलब आज के टाइम पे क्या फेज है, वो आप अपनी समझ से बता सकते हो, है ना। आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते होगे, जानकारी रखते हो कि भाई हमारी जो प्राइवेट एजुकेशन है, मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। हर जगह जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं तो इंग्लिश में होंगे, है ना। मीडिया हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह इंग्लिश का ही आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके, ब्लॉक 6 इज क्वेश्चनिंग द कैनन। मैंने बताया था कि जो ये बड़े बड़े महान हमारे टेक्स्ट होते हैं, ये क्यों, किस इंसान ने सेलेक्ट करे कि यही महान होंगे, कोई और महान नहीं होगा, है ना। तो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से कि ये जो कैनन है, जो ब्रिटिशर्स ने बोले हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट है ना, चाहे शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, इतने बड़े बड़े जो राइटर्स थे, इनके टेक्स्ट आप लोगों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है ना। ये कौन डिसाइड करेगा, क्यों डिसाइड करेगा, हमारे इंडिया के हिसाब से हमारे राइटर्स के टेक्स्ट महान, या फिर वर्ल्ड के और किसी इंसान के टेक्स्ट महान, ये ब्रिटिशर्स की टेक्स्ट क्यों महान।
तो यही ये ब्लॉग पूरा कहता है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कैनन फॉर्मेशन, एक्सप्लोरिंग द कैनन क्या होता है, कैनन फॉर्मेशन मतलब कि कौन सा लिटरेरी वर्क को हम बहुत सिग्निफिकेंट ठहराएंगे, बहुत महान ठहराएंगे, ठीक है, इसे कहते हैं कैनन फॉर्मेशन। ओके, एंड एक्सप्लोरिंग द कैनन आ जाता है कि भाई जो आपने अभी तक कैनन हमें महान बता रखे हैं, जो एक सीमित आपने एक स्पेस के लिए, एक रीजन के हिसाब से सेट कर रखे हैं कि भाई ये जो यूरोपियंस का कल्चर, यूरोपियंस का बुक्स, ये तो महान, बाकी सब लोग थोड़े से इंफीरियर, ठीक है। तो उसे कहते हैं एक्सप्लोर करना, कि अगर हमने ये क्वेश्चन रेज कर दिया, अब हम पूरी दुनिया का कैनन देखेंगे, अब हम सारी जितनी थ्योरीज थी वो सब लगा के देखेंगे, उसमें हमारे दलित्स भी आएंगे, उसमें हमारी फीमेल वॉइसेस भी आएगी, उसमें हमारे जो रेसिज्म होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी आएगा, ठीक है। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस है ना, इसको हम इंक्लूड करेंगे, डीकोलोनाइज करेंगे लिटरेचर को। डीकोलोनाइज मतलब होता है कि ये जो कॉलोनाइजर्स आए थे, इन्होंने हमारे दिमाग में भर दिया ना कि हमारा टेक्स्ट बेस्ट है, तो वो हमें अपने दिमाग से निकालना होगा, नहीं भाई तुम्हारा टेक्स्ट ही बेस्ट बेस्ट नहीं है, बाकी दुनिया का टेक्स्ट भी बेस्ट है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकम अ व्हीकल ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई किस तरीके से आइडियोलॉजी ही पूरी चेंज हो जाती है ना, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी चेंज हो जाती है, डीकोलोनाइजिंग द माइंड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जेंडर सेंसिटाइजेशन, कि मतलब हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें जो सोसाइटी ने एक नॉर्म बता के हमारे लिए ऊपर लागू कर रखे, थोप रखे है, वो हमारे दिमाग से निकलना शुरू होती है, ठीक है। हम फिर थोड़े से और इंडिविजुअलाइज्ड बनते हैं कि नहीं भाई मेरी लाइफ होनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये सोसाइटी हमारी ऐसी है जिसने हमारी जो लाइफ है एक अपने हिसाब से चलवा दी। तो जैसे ही हम ये लिटरेचर के कांटेक्ट में आते हैं ना कहीं अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल लेने लग जाते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि चीज़ें समझने आ जाती है और ज़्यादा अच्छे से। फिर हमारा ब्लॉक 7 आ जाता है जिसमें इवोल्यूशंस ऑफ कैनन्स इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो भाई जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस का टाइम आता है, तो उस टाइम पे हमारे जो एम के गांधी होते हैं, महात्मा गांधी जी होते हैं, नेहरू जी होते हैं, एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी होते हैं, ये लोग कुछ बहुत बड़े फिगर्स होते हैं जिनका जो वर्क होता है वो ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर होता है, ठीक है। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो इन लोगों के इन लोगों से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस देखने को मिले, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, देखो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, एंड दलित कैनन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दलित लिटरेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर विमेन राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, दलित राइटिंग, फेमिनिस्ट कैनन, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रेमचंद जी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी जो मेन ब्लॉग्स हैं मेरे, बाकी सारे जो वीडियोस हैं मैग 10 के, आप चाहो तो देख सकते हो। गोदान से रिलेटेड इन्होंने जैसे हिंदी और उर्दू में लिखे थे वर्क्स, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो पूरा इन्होंने क्या रेवोल्यूशनरी वर्क्स लिखे थे, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने इनकी जो एक महत्ता थी ना वो समझी थी कि भाई हाँ ये इंडियन राइटर है बट बहुत ही ग्रेट राइटर है। तभी इन्हें नोबल प्राइज मिला था 1930 में गीतांजलि के लिए। ओके, ओके, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इससे रिलेटेड आप जितने भी स्वदेशी मूवमेंट, रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, मास मोबिलाइजेशन, कल्चरल नेशनलिज्म, इन सब के बारे में लिख सकते हो। फिर महात्मा गांधी जी के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से न्यू कैनन बनाए, उनके जितने भी वर्क्स थे, तो ये सारे के सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हो। वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड, कि भाई रूरल दलित वीमेंस के लिए इन्होंने एक वॉइस खड़ी करी। ओके, इंक्लूजन ऑफ पॉलिटिकल राइटिंग्स, जैसे हिंद स्वराज इनका हो गया वर्क। ओके, फिर हम आ जाते हैं दलित कैनन के ऊपर। मैंने ऑलरेडी दलित लिटरेचर के ऊपर वीडियो पूरी बनाई हुई है, आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर अभी आपके पास टाइम कम है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी तक मेहनत नहीं करी है, तो स्किप कर देना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कभी फिर फुर्सत में देखना उस वीडियो को, आपको अच्छी लगेगी शायद। थोड़ी उसकी क्वालिटी तो इतनी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने बहुत पहले बनाई थी, बट हाँ आप कभी बाद में देख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई हमारे जो देश के दलित लोग थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें सफ़र करी, जिस हद तक हम सोच नहीं सकते थे वो सारी चीज़ें सफ़र करी, ठीक है। तो
हमें उनसे सिंपैथी रखनी चाहिए। एटलीस्ट हम कुछ भी नहीं तो उनका टेक्स्ट पढ़ के उनका दर्द तो समझ सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस तो स्प्रेड कर सकते हैं। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम, है ना? तो इसमें जितने भी की फिगर्स हैं, नामदेव, दसाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बेबी कामले, सारे अदर्स, है ना? तो ये मैंने सारे के सारे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे कि उन लोगों के अलग अलग सफरिंग्स थे, वो लोग किस बैकग्राउंड से आते थे, किस किस ने कितना कितना कहाँ क्या क्या चीजें सही थी। ठीक है, कोई कोई ने तो अपना धर्म चेंज कर लिया था कि चलो यार इससे बचने के लिए मैं दूसरे धर्म में चले जाऊं, पर फिर भी कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला उन्हें। ओके, तो डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेटिंग दलित कैनन, कि भाई डाइवर्स वॉइस हो जाती है ना? बहुत सारे रीजन्स आ जाते हैं, सब कास्ट आ जाती है, फिर मार्जिनलाइज इन्हें कर दिया जाता है। इनकी जो, अब वही बात आ गई ना, आप लोग शायद आज के टाइम पे बाकी सारा लिटरेरी कंटेंट पढ़ना पसंद करोगे, पर इनका इतना पसंद नहीं करोगे। अरे दलित लिटरेचर कौन पढ़ेगे, हमें पता है इनकी वही घिसी पिटी कहानी, इस तरह की सोच लोगों की आ जाती है। फिर ये क्या हो जाते हैं, मार्जिनलाइज हो जाते हैं, इनकी वॉइस फिर एक बार को दब जाती है। ये जो हमारी सिर्फ इतनी सी थिंकिंग है ना, ये इनके बीच में आ जाती है, इन लोगों को उभारने के बीच में। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर, अच्छा ये एक जेन्युइन पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई दलित जो कर्नाटका से बिलोंग करता है या महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, वो अपनी मराठी या फिर जो कन्नड़ लैंग्वेज है उनमें लिखेगा, है ना, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई या तो आप इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में होगी तो बहुत इजीली सब पढ़ लेंगे, या फिर हमारी अगर लैंग्वेज में होगी, या फिर उसकी कहीं ट्रांसलेशन अवेलेबल हो, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेटिंग अ दलित कैनन ये बताना होगा। ठीक है, फिर आ जाता है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। देखो, इस सेम नाम से एक बुक है किसकी, ग्यूगी वा थ्योंगो की, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको याद रखना है, थ्योंगो। ठीक है, ये हमारे केनियन राइटर थे, बहुत ही मशहूर राइटर थे। तो इनकी ये बुक क्या कहती है, बेसिकली दिमाग से ये कॉलोनाइजेशन का भूत उतारिए भैया, इतनी सी जरूरत है। ठीक है, तो ये देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ग्यूगी का क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, देखो डीकोलोनाइजिंग द माइंड। ओके, फिर अचेबे का क्वेश्चन है। अचेबे ने जो है, हमारे जोसेफ कंड्राड ने ये बुक लिखी है ना, हार्ट ऑफ डार्कनेस, उन्हें अच्छे से जो है सुना दिया था, यू आर अ रेसिस्ट। क्यों? क्यों रेसिस्ट? तुम ये बोल रहे हो कि भाई तुम लोग अफ्रीका में आके तुम्हारे अंदर का जो वो भूत है वो जाग गया। मतलब तुम वहां पे तो बड़े सिविलाइज्ड हो, तुम यहाँ पे आके जंगली बन गए, क्योंकि ये जगह ही जंगलों की जैसी है। तुम यहाँ पे आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और हमें ही उसका दोषी ठहरा रहे हो। तो इस तरह की थिंकिंग थी। स्टार्टिंग में तो इस टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, लोगों ने बड़ा ये बोला था, अरे वाह आपने तो यूरोपियंस का सच दिखाया है कि यूरोपियंस जो है इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट किया गया ना, डीकंस्ट्रक्शन का यहाँ पे ही फायदा होता है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आप उसके टेक्स्ट के अंदर की बीच की लेयर्स को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कई जगह यहाँ पे ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ना, ये टाइटल ही ये बता रहा है कि जो अफ्रीका, जहाँ पे ये जो जगह थी, जहाँ पे ये जंगल था, इसकी सेटिंग थी, वो किस तरह वो ना अफ्रीका का दिल जैसा दिखता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीच में होता है ना, बट दैट हार्ट इज फुल ऑफ डार्कनेस, इतनी ज्यादा वहां पे अंधेरा है, इतना ज्यादा पिछड़ापन है। तो ये टाइटल ही उसको मतलब बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है कि अफ्रीका लैंड ही ऐसा है, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, जो बिल्कुल जंगली टाइप है, जिन्हें रहने का ढंग नहीं है। एंड उनको कोई उस अफ्रीका की आपने पूरी सेटिंग रखी है, अफ्रीका का एक कैरेक्टर आपने ऐसा उसमें नहीं दिखाया जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, किसी भी अफ्रीकन कैरेक्टर का उसमें कोई आइडेंटिटी ही नहीं दी। सारे के सारे यूरोपियंस ही है जो वहां पे रूल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये था, ये अचेबे को बड़ा गुस्सा आया भाई, सेम ऐसे कोई इंडियंस के साथ करे तो हमें भी उतना ही गुस्सा आएगा। जो ये रूडियर्ड किपलिंग थे, इन्होंने तो बोल ही दिया था ना, वाइट मैन्स बर्डन। अरे हमारा बर्डन है कि हमें इन सारे जो और सारे लोग हैं उन्हें जो है सिविलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स डीपली समझ में आने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप इन्हें बहुत अच्छे से ना लिख पाओगे, जब आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा देखो डीकोलोनाइजिंग द माइंड बहुत बार आया है। एंड लैंग्वेज किस तरीके से कल्चरल कोलोनाइजेशन में एक रोल प्ले करती है, कॉलोनिस्ट कॉलोनियलिस्ट लिटरेचर। ठीक है, एंड एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया कि भाई ओरिएंट कौन होता है, ईस्टर्न साइड वाले लोग,
तो उनके लिए उनको एक वॉइस दी, उनकी समझ बताई कि भाई ये जो वेस्ट वेस्ट के लोग हैं ना, ये यूरोसेंट्रिसिज्म में बिलीव करते हैं। यूरोसेंट्रिसिज्म, यूरोसेंट्रिसिज्म मतलब क्या हो गया कि भाई जो लोग यूरोप में है ना, वो अपने आप को सेंटर में समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया घूमती है, हम सबसे बेस्ट। ठीक है। तो ओरिएंटलिज्म में उन्होंने बोला कि भाई वेस्टर्न के लोगों ने ना एक डिवाइड, बाइनरी ओपोजिशन क्रिएट कर दिया। बाइनरी ओपोजिशन क्या होता है? बाइनरी ओपोजिशन होता है कि हमने ऐसे दो बता दिया कि एक होता है ब्लैक, एक होता है व्हाइट। तो इन्होंने बोला एक होता है वेस्टर्न, एक होता है ईस्ट साइड। ठीक है। जो वेस्ट है वो पढ़े लिखे है, सिविलाइज है, ईस्ट है जंगली है, देहाती है, गंवार है। तो ये ओरिएंटलिज्म कहती है कि नहीं भाई, तुमने अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए कि हाँ हमने तो भाई ये कॉलोनीज ठीक बनाई, इन्हें सिविलाइज कर दिया, ये बोलने के लिए ना आपने ये एक नोशन दे दिया। तो इसमें सईद जो है, एडवर्ड सईद जो है, ये सारी ओरिएंटलिज्म में इनकी सारी थॉट प्रोसेस को ना एकदम दुनिया के सामने ले आते हैं कि इन लोगों की क्या सोच थी। तो देखो मैंने अच्छे से आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर दी, तो आप ये क्वेश्चन सब सिर्फ और सिर्फ पढ़ के चले जाओगे ना, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैंने अचेबे का क्वेश्चन डाल दिया है, यूगी का क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है। एंड डीकोलोनाइजिंग द माइंड डाल दिया है। ओरिएंटलिज्म इतनी बार रिपीट नहीं हुआ है, बट आपको पता चल गया, आइडिया हो गया, तो आप उसको भी लिख सकते हो। इनफैक्ट मैंने वो अपनी जो पिछले पीडीएफ है उसमें भी दिया है। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन थे, सब मैंने आपको एक एक करके सारे ब्लॉग्स के बता दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ो, इसे मेहनत करो, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, bye bye, and thank you for watching till the end if you have watched till the end, and make sure you like this video and subscribe to if you haven't done it yet.